लेक्चर 13 नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम के फॉर्म में भी पूछा जाता है। आज हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं कि नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ। तो सिंपल सा मतलब है नल पॉइंट का कि द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट कहेंगे। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास लाइक चार्ज होंगे। और यहां हमने एग्जांपल को समझाने के लिए आपको प्लस Q1 और प्लस Q2 दो चार्ज ले रखे हैं। यहां हमने एग्जांपल में दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, आप चाहें तो दो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। सेम सिचुएशन सेम कंडीशन यहां पे होने वाली है। हमेशा यह बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई दो लाइक चार्ज होंगे तो उसमें जो नल पॉइंट होगा वो दोनों चार्ज के बीच में ही आएगा। बिटवीन चार्ज मतलब दो चार्ज हैं अगर और दोनों लाइक चार्ज हैं तो दोनों लाइक चार्ज के बीच में कहीं भी पॉइंट पर नल पॉइंट आएगा। ऐसा क्यों? क्या ये बात हम रट लें सर कि लाइक चार्ज है नल पॉइंट है तो जो चार्ज है दोनों के बीच में नल पॉइंट आएगा? रटना नहीं है, हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो पहले तो ये बात समझो कि नल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, तो उसको हमने यहां पे बनाया है कंडीशन फॉर नल पॉइंट। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर किसी पॉइंट पर हो रही है तो वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा तभी जीरो होगी। पहली कंडीशन ये कि जो डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अपोजिट होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो दोनों के मैग्नीट्यूड E1 इज इक्वल्स टू E2 होना चाहिए। अब यहां पे Q1 और Q2 जो हमने दो लाइक चार्ज ले रखे हैं, सिमिलर टाइप के चार्ज हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के, नल पॉइंट जीरो होने के तीन पार्ट हो सकते हैं। एक तो पार्ट हो सकता है लेफ्ट ऑफ Q1, मतलब Q1 के लेफ्ट साइड में कोई सा पार्ट जहां पर नल पॉइंट मिल जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाए, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट शो कर रखा है। एक पार्ट हो सकता है कि Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कहीं हो, जिसको हमने सेकेंड पार्ट शो कर रखा है। एक हो सकता है कि Q2 चार्ज के राइट साइड में कोई पॉइंट हो जिस पर हमने थर्ड पार्ट शो कर रखा है, और जो नल पॉइंट हमें मिलेगा वो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में Q1 के या राइट साइड में Q2 के हमें नल पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा। तो देखो समझते हैं कि अगर हम इस फर्स्ट पार्ट में कोई पॉइंट ले लें जहां पे हम नल पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, और हम जानते हैं कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो अवे फ्रॉम चार्ज होती है, और अगर इस पॉइंट पर इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी E1, और अगर हम इसी पॉइंट पर इस प्लस Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो भी इससे अवे होगी, मतलब E2 भी इसी डायरेक्शन में आएगी। अब हम खुद ये लॉजिक लगा सकते हैं कि यार इसी डायरेक्शन में E1 इसी डायरेक्शन में E2, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। मतलब ये कि यहां पे नल पॉइंट नहीं मिल सकता, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं मिल सकती, और यही कंडीशन हमने यहां लिखी भी है कि नल पॉइंट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता कि E1 इस डायरेक्शन में मिल रहा होता हमें और E2 इस डायरेक्शन में मिल रहा होता तो उस कंडीशन में नल पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहां पे हमें नल पॉइंट नहीं मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या Q2 के राइट साइड में मिल पाएगा, तो वहां भी वही कंडीशन कि इस Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E2, और इस प्लस Q1 चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमें इसी डायरेक्शन में मिलेगी, और फिर वही कंडीशन कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेगी, मतलब कि नल पॉइंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस पॉइंट पर भी हमें नहीं मिल सकती है। मतलब अब बचा हमारे पास इन दोनों चार्ज के बिटवीन वाली कंडीशन, मतलब दोनों के बीच में कहीं नल पॉइंट जीरो आ सकता है। तो हमने समझा कि हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि प्लस Q1 चार्ज से अवे, और इस Q2 चार्ज के कारण अगर इसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम Q2, और यहां पर यह कंडीशन फॉलो हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की अपोजिट है। E1 इस डायरेक्शन में है तो E2 इस डायरेक्शन में है,
और सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से नल पॉइंट नहीं मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती है। एक कंडीशन और है कि E1 इज इक्वल्स टू होगा E2। अब बात आती है कि यार ये E1 इज इक्वल्स टू E2 क्या दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर, या ये कहें कि दोनों चार्ज के सेंटर पॉइंट पर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे? तो ये जरूरी नहीं है। हां, अगर ऐसा हो कि आपको कंडीशन दे रखी हो कि जितना Q1 का मैग्नीट्यूड उतना ही Q2 का मैग्नीट्यूड, तो डेफिनेटली इसके सेंटर पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर E1 इज इक्वल्स टू E2, मतलब कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो आ सकती है, मतलब कि नल पॉइंट आपको इन दोनों के सेंटर पर मिल सकता है। लेकिन अगर कंडीशन डिफरेंट हो तो हो सकता है कि नल पॉइंट आपको किसी और जगह पर मिले। जैसे कि आपको इसको डिटेल में समझाने के लिए हमने राइट साइड में एक और एग्जांपल लिया है, जहां पर वही सेम प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन यहां हमने कंडीशन जो अभी Q1 इज इक्वल टू Q2 थी, उस कंडीशन को बदल के Q1 लेस देन Q2 कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड का कम है। मतलब अब ये कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, मतलब जो नल पॉइंट हमें मिलेगा वो डेफिनेटली अभी भी दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं होगा, लेकिन इसके सेंटर पॉइंट पे ना होते हुए थोड़ा सा Q1 के पास होगा। अब बात समझते हैं कि सर Q1 के ही पास होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या नल पॉइंट, आपको कैसे पता चला? Q2 के पास क्यों नहीं होगा? तो देखो एक बात समझो, हमने यहां कंडीशन में बोला है कि Q1 छोटा है Q2 से, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, जो हम E1 निकालेंगे यहां, ये कम होगी इस Q2 के कंपेयर में। और अगर इस पॉइंट पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 की कम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, और Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। देखो अगर आप बड़ा चार्ज है, एक तो आपने चार्ज Q2 बड़ा ले लिया और आप बोलोगे नहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के पास में निकालें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मतलब आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या नल पॉइंट वहां आपको मिलेगा जहां पे चार्ज छोटा है। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको नल पॉइंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो स्मॉल चार्ज होगा उसके पास में ही नल पॉइंट निकालेंगे या उसके पास में ही आपको नल पॉइंट मिलेगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, हमने ऐसे ही नॉर्मली मान लिया कि यहां पर कोई नल पॉइंट हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं कि अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है कि कितनी डिस्टेंस पर या इन दोनों के बीच में वो कौन सी पोजीशन और लोकेशन है जहां पर नल पॉइंट जीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी चार्ज से x डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं कि यहां हमें कोई नल पॉइंट मिला। अब एक बात ध्यान रखिए, देखो करने का कुछ नहीं है, आप किसी भी कैलकुलेशन से कर सकते हो, लेकिन आपका कैलकुलेशन सिंपल हो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जब भी आपको डिस्टेंस लेना हो तो हमेशा स्मॉल चार्ज से ही डिस्टेंस लो, आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। मतलब ये हमने देख लिया कि Q1 जो है वो छोटा चार्ज है, तो हमने जो नल पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट की x, वो कहां से स्टार्ट की? Q1 से। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी? R3, और हमने कितनी डिस्टेंस पर नल पॉइंट लिया? x, मतलब आप ये देख के बता सकते हो कि जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो होगी r-x। और सेम कंडीशन यहां पे जो अभी हमने बनाई थी कि इस डायरेक्शन में E1 होगी, इस डायरेक्शन में E2। अब डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट हो गई, लेकिन एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए नल पॉइंट के लिए कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल होना चाहिए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हुई? जब E1 किसके इक्वल हो? E2 के। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि इस x की वैल्यू मेजर करके बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इस कंडीशन का यूज कर लेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 का। अब आप E1 निकाल लो, E2 निकाल लो। अभी हमने लास्ट लेक्चर से ही पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है kq/r², उसी का यूज करते हैं। तो यहां E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस प्लस Q1 चार्ज के कारण। और हम किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? इस पॉइंट पर। मतलब डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? x है। मतलब जो हम एक्सप्रेशन लिखते थे kq/r², यहां पे हमने चार्ज क्या लिया? Q1, तो हम यहां Q की प्लेस पर क्या लिख देंगे? Q1। और जो डिस्टेंस है वो हमने R नहीं ली है, Q1 से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम E1? x डिस्टेंस पर, तो यहां R की प्लेस पर क्या लिखेंगे? x। ऐसे ही सेम एज इट इज E2 कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
Q2 मतलब Q2 के कारण हम इस पॉइंट पर E2 निकाल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है Q2 से इस पॉइंट की r माइनस एक्स, तो हम अब फॉर्मूला बना लेंगे k Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना लेंगे। अब यहां पर आप इस k से इस k को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी k से k कैंसिल होगा, तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल Q2 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं कि आप ये जो आपको इक्वेशन दी है इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट कर दीजिए बोथ साइड, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर में Q1 है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट Q1, और अपॉन आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को जब आप बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो वो बनेगा x। ऐसे ही सेम आप राइट साइड में कर सकते हैं कि जो आपको Q2 दिया है उसको जब आप अंडर रूट में लिखेंगे और यहाँ पे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो आप उसको सिंपली r माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब r माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अंडर रूट Q1 से और x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अंडर रूट Q2 से, तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरीके की बनेगी अंडर रूट Q1 इंटू r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडर रूट Q1 का मल्टीप्लीकेशन r और माइनस एक्स के साथ करेंगे, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी अंडर रूट Q1 इंटू r माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल अंडर रूट Q2 x। अब यहां इस इक्वेशन को देखने के बाद ये देखो कि हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करना क्या चाहते हैं। हम कैलकुलेशन ये करना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, नल पॉइंट हमें मिल रहा है, वो एक्चुअल में इस चार्ज से कितनी दूर है, मतलब हम x कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए। मतलब ये कि मैं इस माइनस अंडर रूट Q1 x को राइट साइड में ले जा सकता हूं, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके की मिलेगी अंडर रूट Q1 इंटू r इज इक्वल टू अंडर रूट Q1x प्लस अंडर रूट Q2x। नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों ये जो टर्म है राइट साइड वाली इसमें से x को कॉमन ले सकते हो, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी अंडर रूट Q1 r इज इक्वल टू, दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, इसको हम इसके डिवाइड में पहुंचा देंगे। मतलब आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी x इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1r अपॉन, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, एक लास्ट स्टेप जो इसमें कैलकुलेशन में बची है, जिससे आप ये भी लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और इसको जमा के लिख रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो अंडर रूट Q1 है जो न्यूमरेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो कुछ क्या इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। ध्यान से देखिएगा, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 तो चल रहा था, लेकिन ये जो r के मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट Q1 था, इसके साथ हमने होल डिवाइड में अंडर रूट Q1 को ले जा सकते हैं, और जब ये अंडर रूट Q1 से डिवाइड होगा तो आपके पास फाइनली बचेगा 1, और अंडर रूट Q2 और अंडर रूट Q1 कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं दिख रहा हो तो इसी कैलकुलेशन को मैंने यहां लिखा है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर x का आया है वो आया है r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। मतलब ये कि इतनी डिस्टेंस पर आपको नल पॉइंट मिलेगा। कब? जब दोनों चार्ज केस, नंबर फर्स्ट, जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे उस कंडीशन में। अब देखो इस कैलकुलेशन को करने का हमें बेनिफिट क्या मिला और आप न्यूमेरिकल में इसको कैसे सोल्व करोगे उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक एग्जांपल से, कि यहां हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास दोनों लाइक चार्ज है प्लस Q और एक है प्लस 4Q। समझ ही गए होंगे आप लोग कि यहां पे वही कंडीशन फॉलो हो रही है जो अभी हमने की थी, Q1 लेस देन Q2 था, मतलब यहां पर Q जो है वो लेस देन है 4Q से,
मतलब ये कि जो नल पॉइंट हमें कहीं ना कहीं मिलेगा वो इस Q के पास ही मिलना चाहिए, मतलब यहां कहीं मिलना चाहिए। और ये दोनों लाइक चार्ज हैं, तो हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से x इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पे भी बताया था कि कोशिश करो, दो आपको बात याद रखनी है कि हमेशा इस फॉर्मूले में जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें जो Q1 है वो स्मॉल चार्ज है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो डिस्टेंस आप लोगे वो कहां से लोगे, फ्रॉम Q1 से लोगे। ये दो बातें आपको याद रख लेनी है कि आपको Q1 को स्मॉल चार्ज लेना है और Q1 से ही जो x डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे हमें बात समझ में आ गई कि जो Q1 है स्मॉल चार्ज वो Q है और जो Q2 है वो 4Q है। बस अब आपको Q2 और Q1 की वैल्यू पुट कर देना है और ये जो न्यूमेरिकल है आपका 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। जैसे कि R जो है वो एज इट इज है, जो भी आपको वैल्यू देंगे वो आप यहां पे लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस अंडर रूट Q2 के प्लेस पर आप लिख देंगे 4Q अपॉन Q1 की प्लेस पर लिख देंगे Q। आप समझ ही गए हैं, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और R अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में बचेगा आपके पास 4 और अपॉन 1 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और अंडर रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2, मतलब ये बनेगा 1 प्लस 2 और फाइनली आंसर आपका आएगा R/3। मतलब ये कि प्लस Q और प्लस 4Q के बीच में जो डिस्टेंस है R, इसमें जो नल पॉइंट हमें स्मॉल चार्ज से मिलेगा वो मिलेगा R/3 डिस्टेंस पर। तो जो बची हुई डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी 2R/3। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं नल पॉइंट की, या फिर किसी थर्ड चार्ज को जब आपको लाना होगा कहीं पर भी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि यहां पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगी, और ये जो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम वाला केस है ये कूलम्ब्स लॉ में भी यूज हुआ है, जो आप लोगों को आना चाहिए, और उस कंडीशन में भी यहां पे हम नल पॉइंट जीरो निकालते हैं। अब केस 2 को समझने के पहले, अनलाइक चार्ज वाला केस समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे इंक्लूड करना चाहता हूं, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को पता करने में बहुत हेल्प करेगी, कि देखो Q1 चार्ज है हमारे पास, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और Q1 और Q2 के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये वो पॉइंट है जो नल पॉइंट है। अब एक बात तो समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो भैया नल पॉइंट है, लेकिन तुम ये बताओ कि अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, जिस पॉइंट को मैं नाम दे दूं कि ए पॉइंट पर मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो आप कहेंगे नहीं सर, ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो हो रही है नल पॉइंट, उससे हम लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए हैं। मतलब ये कि यहां पर जैसे जैसे हम इसके इधर पास में आएंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी। मतलब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप नल पॉइंट के इधर आए और यहां पर एक चार्ज Q1 है, तो इस Q1 के कारण ये Q1 की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो नहीं आएगी। तो अगर जीरो नहीं आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई अगर जीरो नहीं आएगी तो फिर ये बताओ कि इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि जब भी आपको कोई ऐसा बोल दे कि आपके पास एक नल पॉइंट है और उस नल पॉइंट के पास में लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, कहीं पे भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले, तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड कौन करेगा? वो पॉइंट डिसाइड करेगा जिसके पास में ये पॉइंट है। किसके पास है? प्लस Q1 के पास है। अब ये देखो कि इस पॉइंट पर प्लस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज है मतलब अवे होगी, मतलब कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां पर आपके पास कोई पॉइंट B है, इस B पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब आप ऐसा नहीं कर देंगे कि इसकी डायरेक्शन इधर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको? ये देखना है कि ये जो B पॉइंट आप नल पॉइंट से आए हैं ये किसके पास में है, चार्ज Q1 या Q2। तो हमने देखा कि ये चार्ज Q2 के पास में है, तो Q2 के पास जब हम देखेंगे तो ये Q2 है, मतलब इस B पॉइंट पर जब हम निकालेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज आएगी, मतलब इस B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मतलब इससे हमने ये बात सीखी कि नल पॉइंट के हम किधर भी
डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास वाला चार्ज डिसाइड करता है। यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को या उसके ग्राफ को समझने में हेल्प करेगी, इसलिए यह बात हमने कवर की है। अब हम सेकेंड केस में नल पॉइंट को चेक करेंगे, जिसमें हमारे पास दो अनलाइक चार्ज होंगे। जैसे यहां हमने एग्जाम्पल के लिए एक प्लस Q1 और एक माइनस Q2 चार्ज ले रखे हैं, और जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास दो अनलाइक चार्ज हो, उस कंडीशन में नल पॉइंट दोनों चार्ज के आउटसाइड में होगा, और आपको उस चार्ज, क्योंकि आउटसाइड यहां पे दो सिचुएशन बनती है, एक तो लेफ्ट ऑफ Q1 और एक होती है राइट ऑफ Q2, तो आप यहां पर आउटसाइड में उस चार्ज के पास में नल पॉइंट लेंगे जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब यहां हम देखते हैं कि नल पॉइंट हमें कहां मिल सकता है। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट पर अगर देखें तो इस प्लस Q1 चार्ज के कारण अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 की डायरेक्शन इधर होगी, और माइनस Q2 चार्ज के कारण टूवर्ड्स द चार्ज Q2 मतलब E2 की भी डायरेक्शन इधर होगी। मतलब अभी हमें अनलाइक चार्ज में इन दोनों के बिटवीन नल पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहां अगर हम चेक करेंगे तो प्लस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और माइनस Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। और सेम अगर हम यहां पर चेक करें तो इस माइनस Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और इस प्लस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। लेकिन यहां पे हमने एक कंडीशन लिख दी है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से कम है, मतलब डेफिनेटली जो हमें नल पॉइंट मिलेगा वो Q1 के पास मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आउटसाइड में भी उसी चार्ज के पास आपको नल पॉइंट लेना है जहां पर उसका स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद कंडीशन हम ऑलरेडी जानते हैं, नल पॉइंट के लिए अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि दोनों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट हो और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही हमने अभी जस्ट राइट साइड में कैलकुलेशन की थी। लाइक चार्ज के लिए हमने डिस्टेंस निकाली थी कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी या नल पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही हम अब अनलाइक चार्ज के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम जस्ट समझ के आ चुके हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो मिलने वाली है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बात समझाई है कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कहां से लेना शुरू करेंगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, और यहां पर हमने Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल लिया है, तो हम यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जो होगी x। फिर बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 के इक्वल होगी। अब बात करते हैं E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो E1 किसके कारण है, इस चार्ज Q1 के कारण। तो ये चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी Q1/x²। और E2 किसके कारण है, चार्ज Q2 के कारण। तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r+x। अब यहां r-x क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन है लाइक चार्ज वाला, वो हमने नहीं मिटाते हुए उसी में हम मॉडिफिकेशन करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या चेंज पहले थे और अब हो रहे हैं। मतलब जहां डिस्टेंस पहले r-x आ रही थी, अब वो डिस्टेंस क्या बन गई है, r+x। अब अगर ये प्लस बनेगा तो जब आप अंडर स्क्वायर रूट लेंगे इस इक्वेशन का, तो यहां पर भी r+x होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस अंडर रूट Q1 से, तो वहां पर भी r+x होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में जब आप अंडर रूट Q1 का r से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट Q1 का x से करेंगे, तो ये टर्म प्लस बनेगी। इसके बाद हमने इस टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये जो प्लस Q1x वाली जो टर्म है, ये राइट साइड में जाने के बाद में माइनस Q2x बनेगी, सॉरी Q1x बनेगी। यहां Q1 आने वाला है। एक बार आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, इसको बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले रहे हैं। तो पहले यहां पे प्लस आता था, इसलिए यहां प्लस हो गया था, अब यहां माइनस आ रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए, और जहां माइनस था वहां पर आप प्लस कर दीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने पहले किया था वैसा कर लेंगे। और फाइनली आपको जो इस बार के लिए x के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा x = r अपॉन अंडर रूट Q2/Q1 -1। और यहां इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो Q1 है वो हमने स्मॉल चार्ज लिया है।
अब इस एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम नल पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा हमें काम करना है कि यहाँ Q1 और Q2 किसे लेना है, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके लिए हमने साइड में बता दिया है कि Q1 लेस देन Q2, तो Q1 आपको जो है वो स्मॉल चार्ज लेना है और यहाँ पे स्मॉल चार्ज हमारे पास Q है और जो बड़ा चार्ज है वो 16 है। मतलब हम इस कैलकुलेशन में जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा R इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 की प्लेस पे पुट कर देंगे 16Q और Q1 की प्लेस पर Q माइनस 1, Q2 Q कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 16 मतलब कि 4 माइनस 1 मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो R/3 पर मिलेगी। और R/3 पॉइंट कहां से लोगे, यहां से लोगे। मतलब ये कि जहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही है वो इस Q1 चार्ज से, और यहां पर Q1 अपना Q है, Q चार्ज से R/3 डिस्टेंस पर होगा। तो इस तरीके से आप नल पॉइंट जो है उसको देख सकते हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे E वर्सेस X का, उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। और इनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। थैंक यू।